सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। MA द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र CBLU यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी हरियाणा। पेपर नंबर 5 आधुनिक भारतीय साहित्य से संबंधित वरवर राव तेलुगु कवि, उनकी कविता तेरे लिए मेरी खामोशी एक मौलिक संशोधन कविता लेकर आपके साथ। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये वरवर राव जी हैं जो कि अभी जेल में बंद हैं। भीम कोरेगांव युद्ध के 200 वर्ष पूरे होने पर शौर्य दिवस पर हुए हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र में फैली है हिंसा के आरोप में 28 अगस्त 2018 को मुंबई के तजोला जेल में कैद हैं और अभी तक वो कैद में ही हैं। माओवादी विचारधारा के प्रचारक वीरासम नाम का एक क्रांतिकारी लेखक संघ है, उसमें अहम भूमिका इन्होंने निभाई है और उसके दोषियों में इनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हम उनके साहित्य की बात कर रहे हैं कि कितने बड़े साहित्य विधा वो समेटे हुए हैं, अपनी कलम की ताकत कितनी महान लिए हुए हैं। हम यहाँ उनको एक साहित्यकार के रूप में पढ़ रहे हैं। वरवर राव जी तेलुगु भाषा के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। 3 नवंबर 1940 को उनका चीना पंडेला जिला गांव वारंगल तेलंगाना में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। उनकी पढ़ाई भी चीना पेंडाला वारंगल और एवं हैदराबाद से हुई है। 1960 में उन्होंने ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से तेलुगु साहित्य में परास्नातक की उपाधि हासिल की है। इसके बाद वो 2 निजी विद्यालयों में तेलुगु साहित्य पढ़ाते रहे हैं। बाद में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रकाशक यानी सहायक प्रकाशक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तेलुगु साहित्य के प्रमुख व्याख्याता हैं और एक निजी महाविद्यालय में तेलुगु की पढ़ाई करवाते रहे। बाद में उसमें उसी कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बने हैं। वरवर राव जी तेलुगु साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं। 40 वर्षों तक उन्होंने तेलुगु साहित्य पढ़ाया है। वे ऐसे वक्ता माने जाते हैं जिनमें बहुत अच्छे व्याख्याता हैं और बहुत ही हजारों की भीड़ को सम्मोहित करने का गुण उनके अंदर विद्यमान है। बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनका विवाह P. हेमलता से हुआ है। वरवर राव जो है वामपंथी मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रहे हैं। उन्होंने तेलुगु साहित्य में मुख्य रूप से मार्क्सवादी आलोचक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन पर माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार जेल जा चुके हैं, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्तमान में भी वो जेल में ही हैं। आइए उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। रचनाएं जो कि यहाँ थोड़ा सा छोटे अक्षरों में ये टाइप हुआ है। वरवर राव जी की पहली जो कविता है वो 1957 में उन्होंने लिखी है। जैसा कि आपको पता है 1940 में जन्म हुआ है और अभी जीवित हैं। वो निरंतर लेखन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी जेल में सुनने में आया है कि उनके कागज कलम उनसे दूर कर दी गई हैं। प्रसिद्ध कविताओं का एक हिंदी भाषा में अनुदित संकलन साहस गाथा नाम से 2005 में हिंदी भाषा में जो आया वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। तेलुगु भाषा में उनकी लगभग 15 रचनाएं यानी 15 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य कवियों की कविताओं के अनेक संकलनों का भी उन्होंने संपादन किया है। तेलुगु से जो अनुदित रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। तेरे लिए मेरी खामोशी एक मौलिक संशोधन, एक और दूसरा हाथ, प्रेम नगर, बसंत, कभी अलग होकर नहीं आता, वर्षा के नगर इत्यादि।
आइए हम वरवर राव के काव्यगत विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि वो वरवर राव जन समुद्र के कवि माने जाते हैं। तेलुगु और हिंदी साहित्य जगत में जनवादी नक्सलवादी लेखक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनकी दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक उनका गांव यानी पांडेला और दूसरा है वरवर। वरवर का जो अर्थ है वो होता है श्रेष्ठों में श्रेष्ठ। वरवर राव के इसी नाम से यह सिद्ध होता है कि वह श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, चाहे रचना के संदर्भ में हो या व्यक्ति के संदर्भ में। वरवर राव की इस श्रेष्ठता के संबंध में कालोजी नारायण राव लिखते हैं कि वे जन है चेतनशील, पढ़ा लिखा, धरती माँ का बंधन मुक्त कराने के लिए युद्ध करने वाला मनुष्य, अपने विश्वासों पर अड़िग रहते हुए साथियों की राय मानने वाले, साथियों से मिलजुल कर कार्य करने वाले और क्रांतिकारी लेखक संघ विरसम जिसका नाम है उसके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से नक्सलवाड़ी की प्रेरणा और प्राप्त उत्साह से इतिहास निर्माण में अपना योगदान देने वाले मनुष्य हैं वह। ये उनकी के लिए विशेषण यूज किए गए हैं कोलाजी नारायण राव जी ने। वरवर राव जैसा कि आपको पता है कि जनवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। वे जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, जनता के लिए क्रांति की मशाल साहित्य के रूप में लेकर उन्हें सही राह दिखाने वाले हैं। वे अपनी भली बात ही जानते हैं कि आज जिस लोकतंत्र और जनतंत्र में वो जी रहे हैं, वास्तव में वो राजतंत्र का शिकार होता जा रहा है। आज़ादी के बाद देश की संविधान के द्वारा आम आदमी को जो अधिकार प्राप्त किए गए हैं, वे अधिकार आज केवल नाम मात्र के रह गए हैं, सिर्फ सरकारी कागजों पर दर्ज हो गई हैं, न कि देश की जनता के हाथों में है। इस बात की प्रामाणिकता आज देश भर में जगह जगह हो रहे किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, जन आंदोलन, जंगल आंदोलन, स्त्री मुक्ति आंदोलन के रूप में देखे जा रहे हैं, जिसमें आम जनता जो है वो अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। जनता की ऐसी स्थिति देखकर वरवर राव कवि का मन आक्रोश से भर उठता है और उन्होंने आक्रोश में भरे हुए शब्दों का प्रयोग अपनी कविता के माध्यम से लिपिबद्ध किया है। वे पुलिस के कुत्ते की जितना वैल्यू नहीं है नागरिक का इस लोकतंत्र में, यानी खासे नाराज वो दिखाई देते हैं लोकतंत्र उनकी व्यवस्था से, उनकी नीतियों से। कोई भी व्यक्ति जब पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होता तो उस देश में हिंसा, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष जैसी स्थितियां मौजूद रहेंगी। आज़ादी का मतलब केवल बाहरी हुकूमत से निजात पाना नहीं है, बल्कि स्वदेशी शासन के दमनकारी नीतियों से भी शोषण से मुक्ति पाना होता है। अंग्रेजों ने तो भारत की आबो हवा में जो जहर घोला था, आज़ादी के बाद भी नेताओं और पूंजीपतियों ने आपसी गठजोड़ की वजह से देश में भ्रष्टाचार, छुआछूत, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी बहुत सारी समस्याएं आम जनता को घेरे हुए हैं और रोज की रोज बढ़ती जा रही हैं। सभ्यता, संस्कृति, साहित्य का बंटवारा हुआ है और देश में घूसखोरी, तस्करी, लूटपाट जैसी समस्याएं चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। इन्हीं व्यवस्था से विक्षुब्ध होकर वरवर राव जी देश में न दिखाई देने वाले आज़ादी के मूल्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, मैं इस आज़ादी में स्वतंत्रता के लिए खोज रहा हूँ, दिखाई न देने वाले मूल्यों में दिखाई देने वाली रोशनी को खोज रहा हूँ। बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो कि किसान वर्ग है, वो सदा उपेक्षित और शोषित रहता है। किसानों का शोषण अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हो रहा था, जहाँ किसानों से अधिक लगान वसूला जाता था। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, परंतु आज़ादी के बाद भी कहाँ उनकी स्थिति बढ़िया हुई है। कभी उनका शोषण हो रहा है, कभी भूमि अधिग्रहण के नाम पर, तो कभी
सरकारी योजनाओं की वजह से, कभी किसानों के कर्ज की वजह से, सूदखोर या भूमाफिया या भ्रष्टाचार की वजह से। किसानों के लिए रोजगार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका लाभ किसानों तक पहुंचने की बजाय जमींदारों, नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों तक ही पहुंच कर रह जाता है। फलस्वरूप किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और ये आत्महत्या के प्रति जो डाटा है वो रोज की रोज राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में रोज की रोज बढ़ता जा रहा है। वरवर राव जी किसानों के अधिकारों के लिए सरकारी रवैये से लोहा मोल लेते हैं। सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यंग्य करते हुए उन्हें किसी कागज पर ही नहीं बल्कि देश की अति दरिद्र नागरिकों की आंतड़ियों पर लिखे जाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं, इतने बड़े देश की आधी जनता की छाती पर बैठक कर रहे 10 लोग। इतने बड़े देश की आधी जनता की छाती पर बैठक कर रहे 10 लोग इस बार कागज पर नहीं अति दरिद्र की अंतड़ियों पर आयकर मंत्री लिख रहे हैं बजट। यानी उनकी कविताओं का वर्ण विषय आप समझ ही गए होंगे, क्यों उन्हें बार बार जेल में डाला जाता है, तो उसके बारे में भी आप जान ही गए होंगे। वरवर राव की कविताओं में न केवल उक्त उपेक्षित वर्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को वो दर्शाते हैं, बल्कि सदियों से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शिक्षा से वंचित अन्य वर्ग जैसे स्त्री, दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्गों की पीड़ा भी उन्होंने व्यक्त की है। उनका मानना था कि शोषण के लिए ना कोई वर्ग होता, ना कोई वर्ण, ना ही कोई जाति होती है, ना ही कोई देश और ना ही कोई भाषा। यह प्रक्रिया समस्त विश्व में हर जगह दिखाई देती है। वे मानते हैं सदियों से चली आ रही इस प्रक्रिया का अंत मात्र आंदोलन और क्रांति के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि क्रांति और आंदोलन की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वे निश्चित दायरे में रहकर नहीं किए जाते हैं। जब तक समाज में शोषण की प्रक्रिया बनी रहेगी तब तक क्रांति और आंदोलन की मशालें जलती रहेंगी। शोषण के लिए वर्ग ही नहीं होता, शोषण के लिए वर्ण नहीं होते, शोषण के लिए भाषा नहीं होती, शोषण के लिए जाति नहीं होती, शोषण के लिए देश नहीं होता और विद्रोह के लिए संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे हैं वरवर राव जी। पूंजीवादी व्यवस्था की विकृतियों पर उन्होंने बहुत आवाज उठाई है। सामाजिक और धार्मिक संकीर्णताओं और अंधविश्वासों पर करारे कटाक्ष किए हैं। वो शोषित वर्ग का उद्धार जब तक मानते हैं कि जब तक नहीं हो शोषित वर्ग का उद्धार नहीं हो सकेगा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग कभी ये नहीं चाहता कि मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव हो। इसलिए समाज एक और ऐसा भ्रम फैलाए रखते हैं, अगर मौजूदा व्यवस्था बदल गई तो समाज की तमाम नैतिक मूल्य, तमाम पुरानी संस्कृति और जनतंत्र की सभी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर अपनी अपार जयता का भ्रम फैलाकर वर्तमान समय में समाज का भविष्य सिर्फ उन्हीं के हाथों में है, यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवाद, साम्यवाद जैसी विचारधाराओं के मौत के फतवे जारी कर अमानवीय व्यवस्थाओं से मुक्ति की प्रत्येक संभावनाओं को ध्वंस किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में वरवर राव अपनी कविताओं के माध्यम से पूंजीवाद द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, सच्चाई को जनता के समक्ष लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति और सामाजिक विसंगतियों को स्पष्ट करके सही राह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह न केवल पूंजीवाद के द्वारा फैलाए गए भ्रमों को तोड़ते हैं, बल्कि पूंजीवाद के विनाशक कहे जाने वाले समाजवादी व्यवस्था का दम भरने वालों की पोल भी खोल देते हैं। वरवर राव जी महज एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। कई विचारधाराओं का समन्वय उनके अंदर है। माओवाद, नक्सलवाद का सम्मिश्रण है। नक्सलवादी श्री काकुलम और दिगंबर पीढ़ी से प्रभावित वरवर राव उक्त विचारधाराओं को आत्मसात करके आंदोलनों
के हिस्सों से जुड़ते हैं, जो कि जन आंदोलन चलाने में विश्वास रखते हैं। उनकी तमाम कविता संग्रह, जिनमें जीवन नाड़ी, जुलूस, भविष्य का चित्रपट आदि, इन्हीं का परिणाम है। जन समस्याओं को अभिव्यक्त करने का वो प्रयास करते रहे हैं। 1965 से 69 तक लिखी गई जीवनवाड़ी कविता में वो कहना चाहते हैं कि अगर वो उसी को 70-71 में लिखते तो उसका देखने का नज़रिया अलग होता। तेलुगु के वरवर राव मात्र एक कवि नहीं हैं, वो एक क्रांतिकारी और एक एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इसी संदर्भ में उनकी कविता समुद्रम में देखा जाता है कि उनके बारे में वरवर राव की पत्नी हेमलता जी बताती हैं कि समुद्रम में उनके बाहर भीतर के व्यक्तित्व का खुलासा होता है। यह उनका भीतरी बाहरी का एक मेल दृष्टिकोण है। कविता का छोटा सा अंश यहाँ प्रस्तुत है। मैं सुनता हूँ जीवन के संघर्ष को समुद्र की गर्जना में। अभी मैंने बताया वो जेल में है, लेकिन तेलुगु साहित्य हमारे देश, हमारे समाज के लिए, जनसाधारण के लिए कार्य करने वाले महत्वपूर्ण तेलुगु कवि हैं। एक कविता है हुबनाथ पांडे जी ने उनके बारे में लिखी है, एक बूढ़ा वरवर राव की कविता का शीर्षक है एक बूढ़ा वरवर राव। सलाखों के पीछे जमानत नामंजूर, हर बार 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 80 की उम्र में एक बार, कभी ना दे पाए भाषा, कभी ना चल पाए अपने बल पर। कोरोना के भयावह दौर में डरी हुई व्यवस्था का इतना डर एक बीमार बूढ़े से, इतना डर उसकी कविता से, उसकी लड़खड़ाती जुबान से कि जमानत देते भी काँप काँप जाती व्यवस्था। प्रमाण है कि अंधेरे को अब भी डर लगता है रोशनी की एक मामूली सी किरण से। लकड़ी का रावण परिचित है अपने खोखलेपन से, लकड़ी का रावण परिचित है अपने खोखलेपन से। कलम की ताकत अब भी भारी है, कलम की ताकत अब भी भारी है सत्ता के समुच्चय सामर्थ्य के आगे। विचार के आगे किसी भी हाल में ना मरते हैं, यानी विचार कभी नहीं मरते हैं। उनमें असीम ताकत होती है, वो भय मुक्त होते हैं। सत्ता आज भी शब्द की शक्ति के आगे कमज़ोर दिखाई देती है, आज भी सत्ता कमज़ोर दिखाई देती है कलम की ताकत के आगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, आप सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।